Yes, good evening, children. How are you all? So, in our previous class, we were discussing about temperature and its measurement. We discussed about different types of thermometers, both clinical and laboratory thermometers and their features. Okay. And we also discussed about air temperature and air thermometers. तो एयर टेम्परेचर क्या है, एयर थर्मोमीटर क्या है बेटा? एयर थर्मोमीटर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस, इट्स अ डिवाइस दैट मेजर द टेम्परेचर ऑफ इंडोर एंड आउटडोर एटमॉस्फेयर। ओके, आपके इंडोर और आउटडोर एटमॉस्फेयर को मेजर करने का एक तरीका है एयर थर्मोमीटर। ओके, और एयर टेम्परेचर क्या है? एयर टेम्परेचर हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। क्या पढ़ा था? क्या बताया था मैंने आपको वेदर के बारे में? दैट वेदर डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स एंड दीज टेम्परेचर्स यूजुअली वेरी एवरी डे। हर दिन जो है टेम्परेचर में उतार चढ़ाव आता रहता है, थोड़ा सा वेरिएशन तो हर दिन होता ही रहता है। एंड जनरली एज वी अप्रोच द समर सीजन द टेम्परेचर राइजेस एंड ड्यूरिंग द विंटर सीजन इट फॉल्स। ये भी हम जानते हैं, समर सीजन जब होता है तो क्या होता है, टेम्परेचर राइज हो जाता है, और समर विंटर सीजन जब होता है तो टेम्परेचर जो है उसमें गिरावट आती है। एंड देर आर मेनी टेक्निक्स फॉर मेजरिंग एयर टेम्परेचर। उसमें से एक टेक्निक आपको बताया मैंने, एयर थर्मोमीटर्स है। एंड एयर temperature is an important weather parameter and is monitored at weather stations all over the world। तो जितने भी वर्ल्ड के जितने भी वेदर स्टेशंस है वहां पर उस पर्टिकुलर एरिया के या पर्टिकुलर स्टेट का या पर्टिकुलर कंट्री का जो भी है उसका एक वेदर जो है एक मॉनिटर किया जाता है और उसको रिकॉर्ड किया जाता है। The data then gathered on air temperature along with various other parameters and used for making weather forecast। तो हमें जो वेदर फोरकास्ट जो हमें प्राप्त जानकारी प्राप्त होती है तो वो सब कहाँ से मिलता है? इसी प्रकार से डिफरेंट जो वेदर स्टेशंस है वहां से गैदर किया हुआ जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, और जो दूसरे पैरामीटर्स होते हैं उसी की हेल्प से वेदर फोरकास्ट जो है होता है। तो ये था एयर टेम्परेचर के बारे में जो आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था। और एयर थर्मोमीटर क्या है बच्चों? एयर थर्मोमीटर यानी वो डिवाइस जो एटमॉस्फेयर के जो इट दैट मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ इंडोर एंड आउटडोर atmosphere. Okay, so an air thermometer is a device that measures the temperature of indoor or outdoor atmosphere, and the most common types consist of a long tube that contain mercury or colored alcohol। तो आपको बताया था कि ये जो एयर थर्मोमीटर्स होते हैं उसमें जिस लिक्विड का यूज किया जाता है या तो मर्कुरी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो नॉन मेटल है, जो सॉरी जो एक मेटल है, और कलर्ड अल्कोहल किया का उपयोग किया जाता है। ऑल्दो देर आर ऑल्सो सम अदर काइंड्स सच एज स्प्रिंग एंड डिजिटल थर्मोमीटर्स। तो जैसे कि हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर्स में देखा था कि डिजिटल थर्मोमीटर्स होते हैं, इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स होते हैं, इसी तरह से इसमें भी जो है ये जो एयर थर्मोमीटर्स होते हैं इसकी भी डिफरेंट टाइप्स है, लाइक स्प्रिंग थर्मोमीटर्स, डिजिटल थर्मोमीटर्स एक्सेट्रा। एंड व्हेन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर राइजेस इट कॉजेस द मटेरियल। अब ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है बेटा? इसके अंदर जो मटेरियल होता है वो चाहे मर्कुरी हो या कलर्ड अल्कोहल हो, तो वो क्या होता है? व्हेन द एटमॉस्फेयर व्हेन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर राइजेस इट कॉजेस द मटेरियल इनसाइड द एयर थर्मोमीटर टू एक्सपैंड। Or on the other hand, when the air gets colder, the material contracts and then travels back down। Okay, तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं? इस तरह से एयर का टेम्परेचर हम लोग मेजर कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने रिवाइज कर लिया जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वुमन हु इज नॉन एज द वेदर वुमन ऑफ इंडिया। इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, द वेदर वुमन। जानते हो आप उनका नाम क्या है? द वेदर वुमन ऑफ इंडिया। चलिए आपको बताते हैं। एक ऐसी वुमन जो जिन्होंने इंडियन वेदर फोरकास्टिंग में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है,
तो बच्चे, उनका नाम है अन्ना मानी। क्या नाम है उनका? अन्ना मानी, ठीक है। और ये जो साइंटिस्ट हैं, ये एक बहुत ही ग्रेट इंडियन फिजिस्ट हैं, बहुत ही ग्रेट इंडियन मेटियोलॉजिस्ट हैं, एंड शी इज नोन एज द वेदर वुमन ऑफ इंडिया। उनका नाम क्या है? उनका नाम है अन्ना मानी। ओके, सो अन्ना मानी वॉज अ रिनोड इंडियन साइंटिस्ट, ऑफन रेफर टू द नेम वेदर वुमन ऑफ इंडिया। उनको इस नाम से जाना जाता है। And she invented and built weather instruments, significantly reducing India's reliance on foreign equipments. Okay, तो बच्चे, उन्होंने बहुत सारे वेदर इंस्ट्रूमेंट्स को का निर्माण किया। ओके, और क्या किया उन्होंने? उन्होंने बहुत बड़ा योगदान जो है भारत के लिए, इंडिया के लिए किया। She also researched solar and wind energy, contributing greatly to India's रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। तो उन्होंने अपना जो योगदान है ना बच्चे, बहुत ज्यादा दिया है उन्होंने सोलर एनर्जी पर, विंड एनर्जी पर। तो ये सब कैसे एनर्जी है? जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी, ये सब दे आर नॉन एज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, है ना। तो रिन्यूएबल्स एनर्जी सोर्सेस का की विशेष बात क्या है बेटा? कि वो हमें हमेशा प्राप्त होते रहते हैं। ओके, हमेशा क्या होते हैं? वे प्राप्त होते रहते हैं। जैसे कि सन का लाइट है, सन का हीट है, विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी या हाइड्रो एनर्जी है, ये सब क्या है बेटा? रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। साथ में ये सब जो है जीरो पोल्यूशन देती है ना, यानी कि इसमें से कोई पोल्यूशन नहीं होता है। तो उनका योगदान जो है भारत के लिए बहुत बड़ा था। तो ये कौन है? अन्ना मणि, शी इज द वेदर वुमन ऑफ इंडिया। बस आपको की जानकारी के लिए आपके पुस्तक में इनका नाम दिया हुआ है। आपको जो है बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े फिजिस्ट, बड़े बड़े मैथमेटिशियन, जो जो भी भारत के लिए, भारत के कार्यों, भारत के हर कार्यों में, हर फील्ड में जिन्होंने योगदान दिया है, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू डू द कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं? अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। जिन बच्चों को नोट करना है वो कर सकते हैं। जिन बच्चों ने इनके आंसर्स लिखे हुए हैं उनको लिखने की जरूरत नहीं है, जरा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग इनको। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। देखते हैं क्या क्या प्रश्न आपके लिए मैं लेकर आई हूं। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला प्रश्न आपके लिए है, ये देखो क्या दिया है। How much lower is the temperature measured in the armpit compared to the actual body temperature? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसके शॉर्ट आंसर्स हैं बच्चा। तो ये पूछा गया है, जब भी हम थर्मोमीटर से हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर लेते हैं, या बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो हमारे शरीर में, देखो, हाउ मच लोअर इज द टेम्परेचर मेजर्ड इन द आर्मपिट। जब आप छोटे बच्चों के सब आर्मपिट में से जब थर्मोमीटर को रखकर उसका बॉडी टेम्परेचर लेते हो, तो वो कुछ लोअर होता है, आपके बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा लोअर होता है ना। तो उसको क्या कहा जाता है, यानी कि उसको जो वो कितना कम होता है पूछा गया है। तो क्या आंसर लिखेंगे हम लोग? उसको उसको लिखेंगे 0.5 डिग्री सेल्सियस टू 1 डिग्री सेल्सियस लोअर होता है। कितना होता है? हमारे एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर से 0.5 डिग्री सेल्सियस टू 1 डिग्री सेल्सियस जो होता है, लोअर होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्या पूछा गया है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन द केल्विन स्केल? ओके, केल्विन स्केल में टेम्परेचर का यूनिट जो होता है वो क्या होता है? द आंसर इज केल्विन। क्या है आंसर? केल्विन। यस। नेक्स्ट वन, थर्ड क्वेश्चन। क्या पूछा है? कैन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर? पूछा है क्वेश्चन, क्या एक क्लिनिकल थर्मोमीटर एक
बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर को मेजर कर सकता है या नहीं? कैन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर? क्या लिखोगे बच्चे आप आंसर? नो, द आंसर इज नो, है ना? क्या रीजन है इसका? बॉइलिंग वाटर हैज अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस while the clinical thermometer has a range of 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius only. ओके, तो आप क्या लिखोगे बच्चे कि ये जो टेम्परेचर होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर में, वो उसका रेंज आप देखिए, और जो बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर होता है उसका आप रेंज देखिए, तो आपको कभी भी एक क्लिनिकल थर्मोमीटर से बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर आप मेजर नहीं कर सकते. ओके, now the fourth question is, so we discuss the third one and the fourth question is, चौथा प्रश्न है आपका, at what temperature does the Celsius scale mark the boiling point of water and the freezing point of water? तो बच्चे आपको पता है जो टेम्परेचर जो सेल्सियस स्केल में बॉइलिंग वाटर जो होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का, वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है. और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस. कितना होता है बच्चे? 0 डिग्री सेल्सियस. नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है? द आंसर इज केल्विन. द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. नाउ नेक्स्ट वन, what should be done to the digital thermometer before and after use? ओके, तो बेटा हमने बहुत सारे जो है प्रिकॉशंस जो है पढ़ रखे हैं कि आपको जब क्लिनिकल थर्मोमीटर या डिजिटल थर्मोमीटर जो भी आप यूज करते हो, तो उसको किस तरह से आपने क्या करना होता है, कैसे उसकी रीडिंग लेनी होती है, कैसे उसको यूज करना होता है, उसको यूज करने से पहले आपने क्या करना होता है, बाद में क्या करना होता है, ये सब आपने पढ़ा है ना? तो क्या करेंगे? वॉश द टिप ऑफ द थर्मोमीटर विथ सोप एंड वाटर, है ना? उसको क्या करना होता है? बिफोर एंड आफ्टर, आप यूज करने से पहले भी और यूज करने के बाद भी, यू शुड वॉश द टिप ऑफ द थर्मोमीटर विथ सोप एंड वाटर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डज अ थर्मोमीटर प्लेस्ड इन अ कप ऑफ हॉट वाटर इवेंचुअली स्टॉप राइजिंग इन टेम्परेचर? ओके, अब आपने हॉट वाटर लिया है एक कप में और उसमें आपने थर्मोमीटर को प्लेस किया है. कुछ समय बाद आप देखेंगे क्या होता है, उसमें जो है इट स्टॉप राइजिंग इन द टेम्परेचर. टेम्परेचर जो है वो स्टेबल हो जाता है एक जगह पर आकर, उसके बाद उसका टेम्परेचर जो है राइज नहीं होता है. तो क्या रीजन है इसका? क्या लिखोगे आप इसको? देखो बच्चे, व्हेन अ thermometer is placed in a cup of hot water, it absorbs heat from the water until it reaches thermal equilibrium. ओके, वो क्या करता है? वो थर्मोमीटर जब तक वो वाटर उसका हीट वो क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है जब तक कि वो वाटर इट रीचेस इट्स thermal equilibrium. At this point, the thermometer's temperature is equal to the temperature of the water and it stops rising. फिर क्या होता है? उसमें एक ऐसा टाइम आ जाता है जब एक इक्विलिब्रियम में आ जाता है, जब क्या होता है? थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर होता है इज इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एंड इट स्टॉप्स राइजिंग. ओके, तो यही रीजन है, द रीजन व्हाई when we keep a thermometer, when we place a thermometer in a cup of hot water, it eventually stop rising in the temperature after some time. Now the next question is, why is it important to measure temperature accurately? क्यों जरूरी होता है भाई किसी के? आप यहाँ पे बात कर सकते हैं बॉडी टेम्परेचर की. बात कर लीजिए, अगर बॉडी टेम्परेचर को प्रॉपरली एक्यूरेटली मेजर करना क्यों जरूरी होता है? ओके, क्यों जरूरी होता है?
Accurate temperature measurement is important because wrong measurements can lead to incorrect conclusions. Okay, आप किसी भी चीज में कोई भी चीज का टेम्परेचर आप ले रहे हो तो क्या करना होता है, आपका टेम्परेचर का जो मेजरमेंट अगर करेक्ट नहीं है, अगर इनएक्यूरेट है, तो क्या हो सकता है बेटा, आप उसको क्या कर सकते हो, उसका आप जो कंक्लूजन दोगे वो हमेशा इनएक्यूरेट और इनकरेक्ट होगा। ओके, अब देखो जैसे कि बॉडी टेम्परेचर की ही बात कर लेते हैं हम लोग। इनएक्यूरेट मेजर ऑफ बॉडी टेम्परेचर may lead to suggestive fever when there is no fever, and when there is a fever it may suggest no fever. Okay, तो बेटे हमने आपको इस चैप्टर में बताया था कि आपको किसी की बॉडी को टच करके ये नहीं बता सकते कि उस व्यक्ति को बुखार है या नहीं है ना, ये बताया था मैंने आपको। जैसे कि कई बच्चों में या फिर कई व्यक्तियों में आप सोचिए उसका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है, आपका हाथ जो है वो ठंडा है, तो क्या होगा, आप उसको छूकर देखोगे, आपको लगेगा उसका टेम्परेचर हाई है। अगर आपका हाथ गर्म है और उस बच्चे का या जिस व्यक्ति को आप छू के देख रहे हो उसका टेम्परेचर यानी कि उसको फीवर है, आपका हाथ गर्म है, आपने उसको छू कर देखा, आपको क्या लगा कि उसे बुखार नहीं है, फीवर नहीं है ना, तो क्या हुआ वहां पर, फीवर, जिस व्यक्ति को फीवर नहीं है उसको आपने बोल दिया कि उसको फीवर है, जिस व्यक्ति को फीवर नहीं है उसको आपने बोल दिया कि इसको फीवर है। ठीक है, तो inaccurate measure of body temperature or measurement of body temperature may lead to suggest a fever when there is no fever, and when there is a fever it may suggest no fever. Okay, तो इसीलिए क्या जरूरी है बेटे, that's why it is very important to measure temperature accurately. ओके, हम बॉडी टेम्परेचर की ही बात नहीं कर रहे हैं, हम बाकी सभी जिन चीज़ों का भी हम टेम्परेचर लेते हैं, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हो गया, इनका अगर आप प्रॉपरली आप उसका टेम्परेचर मेजर नहीं करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, गलत गलत मेजरमेंट्स मिलेगा, है ना, और आप क्या बोलोगे, आप गलत कंक्लूजन्स में आ जाओगे, इनकरेक्ट कंक्लूजन्स में आ जाओगे, इनएक्यूरेट होगा सब चीज़ें। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेजर टेम्परेचर एक्यूरेटली। Okay, next one. How does a digital clinical thermometer work? आप पूछा है कि एक डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर किस प्रकार से कार्य करता है। A digital clinical thermometer measures temperature using, क्या यूज करके करता है बेटा, उसमें कौन से सेंसर्स होते हैं, हीट सेंसर्स होते हैं, है ना, क्या कौन से सेंसर्स होते हैं उसमें, हीट सेंसर्स होते हैं, एंड इट डिस्प्लेस द टेम्परेचर डिजिटली। क्या करता है वो, जो टेम्परेचर आपने मेजर किया होता है उस टेम्परेचर को डिजिटली जो है आपको क्या कर देता है, डिस्प्ले करता है। ओके, and it runs on batteries and provide an easy to read digital display. तो बच्चे उसमें जो है बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हो, उसके डिजिटल डिस्प्ले को देखकर आप उसके रीडिंग को इजीली आप उसको रीड आउट कर सकते हो, and it runs on batteries. And the most important thing is there is no risk in using a digital clinical thermometer as that was associated with the mercury thermometers. तो बेटा आप जो पहले ट्रेडिशनली जब हम लोग mercury thermometers का यूज करते थे तो वहां पर एक रिस्क होता था, there was a risk। किसमें रिस्क होता था, एज वी आर यूजिंग अ वेरी पॉइजनस वेरी टॉक्सिक मर्क्यूरी, दैट इज अ मेटल, है ना, वो जो मेटल होता है उस मेटल से टॉक्सिसिटी आ सकती है आपके बॉडी में। तो यहाँ पर देयर इज नो रिस्क इन यूजिंग अ डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर। ओके, दैट वाज एसोसिएटेड विद द मर्क्यूरी थर्मोमीटर, तो ऐसा कोई भी डरने की बात नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the normal range of human body temperature? Okay, and why might it vary? क्या पूछा गया है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर या नॉर्मल रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना है पूछा है, और पूछा गया है वो वेरी क्यों करता है, उसका वेरी होने का रीजन क्या हो सकता है।
तो बेटा आप जानते हो द नॉर्मल रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज अराउंड 37.0 डिग्री सेल्सियस बट कैन वेरी स्लाइटली ड्यू टू फैक्टर्स लाइक एज, टाइम ऑफ द डे एंड एक्टिविटी लेवल। ये मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताया था कि अगर हमारे शरीर में कोई ज्यादा एक्टिविटी लेवल, यानी कि हम लोग बहुत देर से दौड़ रहे हैं, बहुत देर से डांस कर रहे हैं, बहुत देर से हम लोग उछल कूद कर रहे हैं, या कोई और फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे थोड़ा सा वेरिएशन आपके बॉडी में आए, यानी कि थोड़ा सा जो है हाई लेवल दिखाए या हायर रेंज दिखाए, है ना, थोड़ा सा वेरिएशन, ज्यादा नहीं। और साथ ही साथ एज इज अ एज इज ऑल्सो अ फैक्टर। एज भी जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो काफी एनर्जेटिक होते हैं, तो उनका टेम्परेचर थोड़ा सा जो है ज्यादा रहता है। और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनमें क्या रहता है बेटा, उनकी जो एज होती है उनमें उनकी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कम होते हैं, है ना, तो उसमें भी फर्क आता है। एंड टाइम ऑफ द डे ऑफ कोर्स क्या होता है बच्चे, जब आप बहुत ही गर्म हो, यानी कि बाहर गर्मी में हो, तो आपका टेम्परेचर क्या हो सकता है, थोड़ा सा बढ़ सकता है ना। यस। एंड देन अ perfectly healthy person's temperature might be a bit higher or lower than 37.0 डिग्री। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो शरीर है ये जरूरी नहीं है कि आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37.0 डिग्री सेल्सियस ही हो, उसमें थोड़ा सा हायर हो सकता है या थोड़ा सा लोअर हो सकता है, ठीक है। Yes. Next one. Why is it necessary to wash the tip of the thermometer before and after use? तो हमने पढ़ा है बेटा क्यों उसकी जरूरी होता है। जो वो थर्मोमीटर होता है उसको हम यूज करने के बाद और पहले उसको वॉश करना या उसको क्लीन करना जरूरी होता है। क्या रीजन है उसका? वॉशिंग द टिप ऑफ द थर्मोमीटर बिफोर एंड आफ्टर यूज हेल्प्स प्रिवेंट द spread of germs and ensures accurate reading. ओके, तो अगर आप उसके टिप को, वो थर्मोमीटर के टिप को प्रॉपरली वॉश या क्लीन नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि उसमें जो जर्म्स होते हैं, उसके ऊपर जो होते हैं, जो जर्म्स लगे होंगे या फिर जो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, जो भी है, वो सभी क्या हो सकता है आपके मुंह के अंदर एंटर कर सकते हैं और आपको बीमार कर सकते हैं। ओके, और दूसरी बात ये है कि इट एंश्योर्स एक्यूरेट रीडिंग। अगर वो प्रॉपरली क्लीन नहीं है, प्रॉपरली उसको वॉश नहीं किया गया है, तो आप रीडिंग ले लो, टेम्परेचर ले लो, तो उसमें इनएक्यूरेसी दिखा सकता है। एंड इट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हाइजीन, स्पेशली व्हेन मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। देखो, एक व्यक्ति का हमने थर्मोमीटर से हमने मेजर कर लिया, उस मुंह में डालकर हमने क्या किया, टेम्परेचर को मेजर कर लिया, सोचिए। अब देखो, उसको हमने वॉश नहीं किया, उसको क्लीन नहीं किया, उसके बाद हमने क्या कर दिया, एक दूसरे इंडिविजुअल में डाल दिया, या दूसरे इंडिविजुअल का हम लोग टेम्परेचर ले रहे हैं। पहली बात तो ये कि उसका जो रीडिंग है वो एक्यूरेट नहीं दिखाएगा। दूसरी बात ये है कि हाइजीन, है ना, जो हाइजीन मेंटेन करने के लिए, यानी कि उस पर्टिकुलर इंसान को अगर बुखार है, दूसरे व्यक्ति को बुखार नहीं है, तो क्या होगा, वो उस व्यक्ति में भी, जो हेल्दी पर्सन है उसमें भी क्या हो सकता है, डिजीज जो है स्प्रेड होने का खतरा रहता है। नाउ next question is, how do non-contact thermometers work? Okay, and what are their benefits? जो नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर होते हैं बच्चे, आपको पता है कौन से होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स? जी हाँ, इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स, है ना। वो कैसे वर्क करते हैं और उनके बेनिफिट क्या है, पूछे गए हैं। So the non-contact thermometers or infrared thermometer measure temperature from a distance using infrared sensors. तो बच्चे हमने देखा कि जो डिजिटल थर्मोमीटर्स होते हैं वो वर्क करते हैं किसके बेस पर? जी हाँ, हीट सेंसर्स के बेस पर, है ना। यहाँ पर इंफ्रारेड सेंसर्स होते हैं इसमें, किसमें? इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स में या नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स में। एंड दे रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग इन्फेक्शंस एंड आर particularly useful in medical settings for quick safe temperature checks. अब देखो बेटा, ये जो नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स है, ये कोविड के टाइम पर बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे, जब
डिजीज जो है बुरी तरह से स्प्रेड हो रहा था। तो डिजीज की जो स्प्रेडिंग है उसको रोकने के लिए, इन्फेक्शंस की स्प्रेडिंग को रोकने के लिए इन सेंसर, जो इंफ्रारेड सेंसर्स यूज किए जाने वाले नॉन कॉन्टेक्ट थर्मोमीटर्स को यूज किया गया। ठीक है, चलिए अगला जो है क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ वेदर स्टेशंस इन मेजरिंग एयर टेम्परेचर। तो एयर टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए वेदर स्टेशंस का रोल क्या है। मैंने आपको बताया कि हर एरियाज में क्या होते हैं बेटा, वेदर स्टेशंस होते हैं, जहां पर जो है वेदर के जो वेदर के बारे में जितनी भी जानकारी, पैरामीटर्स वगैरह जो होते हैं वो प्राप्त करते हैं, उसके डाटा को गैदर करते हैं और इसी से प्रेडिक्ट करते हैं कि वेदर कैसा होने वाला है आने वाले दिनों में, सब है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है आंसर, वेदर स्टेशंस मॉनिटर एयर टेम्परेचर along with other parameters to gather data used for weather forecasting। तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए, वेदर की जानकारी देने के लिए इन सभी को जो क्या किया जाता है, एयर टेम्परेचर को मॉनिटर किया जाता है वेदर स्टेशंस में, उसके साथ कुछ और पैरामीटर्स को भी जोड़कर उसका एक डेटा बना दिया जाता है जो वेदर फोरकास्टिंग में हेल्प करते हैं। एंड दिस डेटा कलेक्शन हेल्प, किस में हेल्प करता है बेटा, प्रेडिक्ट वेदर पैटर्न्स एंड इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट डेली टेम्परेचर वेरिएशंस एंड क्लाइमेट ट्रेंड्स। ओके, तो ये क्या बताते हैं, इनसे जो कलेक्टर जो डेटा होती है उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, वेदर फोरकास्टिंग होती है, जिसमें कि ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि आने वाले दिनों में आपका वेदर कैसे होने वाला है, बारिश होगी नहीं होगी, बारिश होगी भी तो कितनी बारिश होगी, हाँ तूफान या स्टॉर्म होने का संभावना है, जो भी है वो सभी जो है वेदर फोरकास्टिंग के अंदर आता है। और क्या करता है, इट इन्फॉर्म्स द पब्लिक अबाउट डेली टेम्परेचर वेरिएशंस, जो हर दिन में जो टेम्परेचर में वेरिएशंस आते हैं उसके बारे में जानकारी देना पब्लिक को, और क्लाइमेट के ट्रेंड्स के बारे में जानकारी देना। ओके, नाउ बेटा वी आर गोइंग टू distinguish, that means we are going to compare or differentiate between clinical thermometers and laboratory thermometers। ओके, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स क्या है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स क्या है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। हम इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं ये हम देखने वाले हैं। पहला है, क्लिनिकल थर्मोमीटर्स आर डिजाइन्ड स्पेसिफिकली फॉर मेजरिंग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ये आप जानते हैं, है ना। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मापने के लिए किया जाता है, बल्कि जबकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स आर यूज फॉर अ वैरायटी ऑफ साइंटिफिक पर्पसेस। तो साइंटिफिक रिसर्चर्स या साइंटिफिक जो है प्रैक्टिसेस, जो साइंटिफिक पर्पसेस, इन सभी में जो है किसका उपयोग होता है, लैब थर्मोमीटर्स का या लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स का। अब दूसरा पॉइंट देखिए यहां पर बच्चे, क्लिनिकल thermometers typically have a limited range from around 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius, which is sufficient for detecting fevers and other health related temperature variations। ओके, तो ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स है उनमें जो रीडिंग होती है, जो रेंज होती है वो कैसी होती है, अगर सेल्सियस के हिसाब से देखें तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है, जो बहुत ही आसानी से हम एक ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए, उनके फीवर को देखने के लिए, या फिर जो अदर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, टेम्परेचर वेरिएशंस है, उसको देखने में हेल्प मिलता है। ओके, नेक्स्ट वन, लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स की अगर हम बात करें तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स कैन मेजर अ वाइड रेंजेस ऑफ टेम्परेचर, बहुत ज्यादा वाइडर रेंज ऑफ टेम्परेचर, यूजुअली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक। यानी कि आप सोचो जरा, बहुत ही कम टेम्परेचर से बहुत ज्यादा टेम्परेचर तक क्या हो सकता है, ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। ओके, तो इनके रेंजेस भी आप याद रखेंगे। Then next one is clinical thermometers are used to take readings of body temperatures on Celsius or sometimes on Fahrenheit scale। तो यहाँ पर जो है सेल्सियस स्केल पर भी हम बॉडी टेम्परेचर को नाप सकते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल पर भी हम नापते हैं।
ओके। और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स आर यूज्ड टू टेक रीडिंग्स ऑफ टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल और ऑन केल्विन स्केल। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स में जो स्केल का यूज किया जाता है वो या तो सेल्सियस स्केल में या फिर केल्विन स्केल में किया जाता है। ओके। तो अगला जो पॉइंट है वो है क्लिनिकल थर्मोमीटर्स कैन बी मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स, डिजिटल थर्मोमीटर्स और नॉन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स। तो ये तीन जो तरह के क्लिनिकल थर्मोमीटर्स है हमने पढ़ा हुआ है, ये तीनों में अवेलेबल है। Laboratory thermometers use colored alcohol or mercury as liquids that expand to show the temperature readings. तो laboratory thermometers में या तो कलर्ड अल्कोहल या मर्क्यूरी जो है लिक्विड के रूप में लेते हैं टेम्परेचर की रीडिंग्स को मेजर करने के लिए। तो हमने थोड़े बहुत क्वेश्चंस को जो है डिस्कस कर लिया है बेटा, और भी थोड़े से क्वेश्चंस हमने डिस्कस करने हैं, अगले क्लास में वो भी डिस्कस करेंगे। तो क्या करने वाले हैं, आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर।